नमस्कार, चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज चक्रव्यूह में सवालों के घेरे में होंगे इनेलो के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा साहब। अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। थैंक यू। इनेलो से आपका ताल्लुक है और इनेलो में जो जड़ें हैं वो काफ़ी गहरी रही हैं आपकी। समय समय पर पार्टी में उतार चढ़ाव चलते गए, कुछ लोग आए, कुछ छोड़ते चले गए। आपका जो पार्टी के साथ लगाव है, इसके बारे में हम इससे शुरुआत करना चाहते हैं। मैंने 1977 में स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण की जो उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ी थी, उससे प्रभावित होकर जनता पार्टी ज्वाइन की थी और तब से लेके अब तक उसी पार्टी में हूँ। जनता पार्टी टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी अलग हो गई, लोकदल अलग हो गया। चौधरी देवीलाल से प्रभावित होकर मैं लोकदल में रहा और आज भी उन्हीं से प्रभावित हूँ, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ थी वो आम आदमी के पक्ष में थी। किसान की, मजदूर की, छोटे दुकानदार की, छोटे कमेरे की, यानी कि कमेरे वर्ग के लोगों के हितों के लिए उनकी नीतियाँ थी। उनसे प्रभावित होकर मैंने लोकदल में शामिल हुआ था और आज तक उसी पार्टी में। ये जिन वर्गों की आप बात कर रहे हैं, ये तो एक बड़ा वर्ग है और अगर इतने बड़े वर्ग को आपकी पार्टी की नीतियाँ प्रभावित करती हैं तो पिछले 11 साल से आप सत्ता से बाहर क्यों हैं? नहीं, ये कोई जरूरी नहीं होता कि आप सत्ता में रह के लोगों की सेवा कर सको। चौधरी देवीलाल ने हमें सिखाया कि प्रजातंत्र में राजनीति के दो ही पहलू हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष में रहो तो लोगों के हित के कानून बनाओ, उनकी सेवा करो, और विपक्ष में बैठने का जनादेश बने तो फिर लोगों की समस्याएं सरकार के सामने उठाओ और उनको हल कराने का काम करो। सत्ता में रहना ना रहना ये जनता के हाथ की बात है। लेकिन अब आप सत्ता में भी नहीं हैं, विपक्ष में आप मुख्य विपक्षी पार्टी हैं, जनता की आवाज़ तो आप उठाते नहीं हैं। आपकी पार्टी को तो लोग, जो भाजपा की सरकार चल रही है हरियाणा में, इसकी बीटिंग की संज्ञा देते हैं। अभी अभय चौटाला जी हमारे साथ आए थे, उन्होंने कहा जी 1 साल दिया था हमने, 1 साल तक आप कुछ नहीं बोले, क्यों? ये भी देवीलाल साहब ने कहा कि 1 साल तक आप विपक्ष में हैं तो कुछ कहना ही नहीं है। नहीं, इस प्रदेश के अंदर 10 साल तक कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने लगातार लड़ाई लड़ी। हम और हम आज ये कहना चाहता हूं कि अगर आज सत्ता से कांग्रेस बाहर है तो ड्यू टू लोकदल है, जिन्होंने इनके खिलाफ लड़ाई लड़ी, ना कि भारतीय जनता पार्टी ने तो लड़ाई लड़ी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई मोदी वेव की वजह से। और जब कोई नई सरकार बनती है, नया मुख्यमंत्री आता है, उसको पिछले काम में समझने में थोड़ा समय चाहिए, इसलिए हमने किया। और उसके बाद जब इनकी नीतियां पूरी तरह सरकार मेरे वर्ग के विरोधी हुई तो हमने इनके खिलाफ आवाज उठाई। आज भी हम उनके खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो दरिया दिली अरोड़ा साहब आपकी पार्टी ने दिखाई कि 1 साल तक एक नए मुख्यमंत्री को सोचने की, समझने का आप जो टाइम दे रहे थे, ये दरिया दिली थी या राजनीतिक मजबूरी? क्योंकि आपकी जो टॉप लीडरशिप है वो जेल में है। नहीं, हमने टॉप लीडरशिप कोई अब जेल में नहीं है। टॉप लीडरशिप जेल हुई में थे, उसके बाद तो हमने सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। और ऐसी सरकार जो हरियाणा प्रदेश को क्षेत्रवाद के रूप में जिन्होंने बांटा हुआ था, जो हरियाणा प्रदेश में CLU के नाम पर किसानों को लूट रही थी, हमने सत्ता में उसको बाहर करा विपक्ष की लड़ाई लड़के। वो तो कांग्रेस की सरकार थी और अब केंद्र में भी भाजपा की है, यहाँ भी भाजपा की है, तो आप भाजपा के लिए आपके मन में थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर है? बिल्कुल नहीं है। हमारी पार्टी ने हमेशा एक विपक्ष की भूमिका निभाई और अब भी। अब इन्होंने बिजली के बिल बढ़ाए, सबसे पहले जो धरना प्रदर्शन शुरू किया तो INLD ने किया, और अब भी उन्होंने फैसला लिया कि 23 तारीख से लगातार अनिश्चितकालीन धरना हम शक्ति भवन के सामने देंगे जब तक बढ़े हुए बिजली के बिल वापस नहीं ले सकते। अगर किसान की जीरी मंडी में गई, किस प्रकार से उसको लूटा गया, आपने स्वयं अपने एक शो में उसको दिखाया कि 1400 के पर्चे कटते हैं और पर्चे उन्हें पैसे दिए जाते हैं 1200, 1250, 1300 रुपये के हिसाब से। तो मंडियों में सबसे पहले अगर कोई गया तो INLD का प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा गया, सारी मंडियों में जाकर मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को बुलाकर, वहाँ की एजेंसियों को बुलाकर कंप्लेंट की और धान घोटाले के लिए हम सरकार को, चीफ मिनिस्टर को 23 तारीख को मिलेंगे और उनसे कहेंगे इसकी जांच कराओ। हम कैसे कब से चल रहा है धान घोटाला? कब से चल रहा है? जब धान शुरू हुई खरीद हरियाणा प्रदेश के अंदर, मैं डेट भी बता रहा हूँ आपको कि ये जो खरीद थी, पहले तो इन्होंने मंडी में जीरी आनी शुरू हो गई, इन्होंने खरीदनी शुरू करी तो 21 अक्टूबर और 22 अक्टूबर को हमने मंडियों के अंदर धरने किए। 25 से खरीद शुरू हुई और 25 से जब खरीद शुरू हुई और उसके रेट नहीं मिले तो 1 तारीख से लेके 5-6 तारीख तक लगातार मैं स्वयं मंडियों में जाता रहा
हमारे कार्यकर्ता जाते रहे, डीसी को भी स्वयं मिले हम, इसके बारे में हमने, मुख्यमंत्री को भी हमने इसके बारे में कहा कि हमने मांग की आपके मीडिया के माध्यम से भी इसका कुछ कीजिए। मतलब मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंच रहे हैं आप, मुख्य विपक्षी पार्टी, आपको नहीं लगता कि ये जनता के साथ अन्याय कर रहे हैं? क्योंकि जनता ने कम से कम आपको मुख्य विपक्षी पार्टी होने के जितने तो वोट दिए हैं, कांग्रेस तो वो अधिकार भी खो चुकी थी। प्रजातंत्र में कहाँ जाएं? हम मंडियों में गए, अधिकारियों को मिले, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, जिला के मुख्यालय में डीसी को मिले, अपनी कंप्लेंट दर्ज कराई, उसके बाद आपके सामने रखा कि आप इसको उठाएं। अब 23 तारीख को मुख्यमंत्री को मिलने जा रहे हैं, इसकी जांच कराएं। तो हम तो जो प्रजातंत्र में तरीके हैं वो सारे अपना रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि लेट नहीं हो गया, आप जो 23 तारीख को जा रहे हैं, बहुत पहले नहीं चले जाना चाहिए था। कि 21 तारीख को धरना दिया, 25 से खरीद शुरू हुई और 3 दिन बाद ही लगातार मंडियों में मैं स्वयं गया और पूरी तरह इसकी ये इसमें आप भी घोटाला देखते हैं कांग्रेस की तरह? नहीं, मैंने सबसे पहले उठाई हमने कि इसको घोटाला, कांग्रेस वाले तो बाद में। कौन कर रहा है ये हमने तो 25 तारीख को जब आपके यहाँ 5 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी चंडीगढ़ के अंदर, सबसे घोटाला कौन कर रहा है? ये मिली भगत से हो रहा है, किसकी? मिलर्स की हाँ। और सरकारी अधिकारियों की मिली भगत से उठा, सरकारी अधिकारी और मिलर्स, और बस ये लोग मिले। बस यही, सरकार का इसमें कोई हाथ नहीं है। सरकारी अधिकारी तो होगी, तो सरकार तो अपने आप होगी। अच्छा, आप सरकार, कोई नेता, आप सरकार ना, हाँ। कोई खाली नेताओं की सरकार नहीं होती। हाँ। सरकार एक पार्ट है, मतलब आप ये नेताओं कह का रहे भी हैं है। कि अधिकारियों के जरिए अगर सरकार अधिकारियों से मिली भगत से अगर हो रही है, हाँ। तो सरकार इससे अछूती नहीं रह सकती। सरकार का दोष है, पूरी तरह सरकार दोषी है और इसकी जांच होनी चाहिए। जो जो लोग इसमें शामिल हैं उनको खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करवाएगा जांच? जांच तो सरकार कराएगी। और सरकार तो उसमें आप शामिल बता रहे हो? नहीं, सरकार मुख्यमंत्री ने कहा है, आपके मुख्यमंत्री ने 1 नवंबर को कहा कि 1 साल जो हरियाणा का था भ्रष्टाचार मुक्त तक कोई घोटाला नहीं हुआ। मैं कहता हूँ हरियाणा प्रदेश में इससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ कि 1450 के पर्चे काटे और 1250 के पैसे मिले। इसकी जांच कराए मुख्यमंत्री। अभी आपने अरोड़ा साहब कहा कि ये जो घोटाला हो रहा है ये सरकारी अफसर कर रहे हैं और सरकारी अफसरों का मतलब है सरकार। अब आप उन्हीं से जाके उन्हीं के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं? जांच सरकार कराएगी, जांच करने वाली एजेंसियां होती हैं। किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच कराएं, उसमें पता लगेगा। जांच तो सरकार ही देगी ना। आप चाहते हैं कि हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, सब पता लग जाएगा। अभी 1 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उस पर आरोप ये लगता है कि धीमी गति रही और मुख्यमंत्री साहब ने खुद भी माना कि अभी मैं नया हूँ तो थोड़ा समय लगता है। तो उनके इस तर्क से आप सहमत हैं? नहीं, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। सहमत इसलिए नहीं, समय बहुत होता है 1 साल का, समझने के लिए महीना है, 2 महीने है, 4 महीने है। आपको 1 साल का समय मिला। और ये भी नहीं है, पहले जब एनडीए की सरकार थी सेंटर में तो ये कहा करते थे कि हमारे पास मेजोरिटी नहीं है। अब तो केंद्र में भी पूरी मेजोरिटी इनके पास है, विधानसभा में पूरी मेजोरिटी इनके पास है, कोई इनको रोकने वाला नहीं है। तो फिर इनको काम करना चाहिए था। परंतु जो काम सरकार के होते हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, सरकार के काम होते हैं लोगों की जान माल की सुरक्षा करें। स्कूल बनाएं, हॉस्पिटल बनाएं, कॉलेज बनाएं, सड़क बनाएं, नहर बनाएं, पावर हाउस बनाएं, लोगों को रोजगार दें। परंतु सरकार ने जो काम एनजीओ के होते हैं, जो एनजीओ ने करने चाहिए, सरकार ने पहला काम शुरू किया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये एनजीओ के काम है, सरकार के काम नहीं है। फिर काम शुरू कर दिया स्वच्छता अभियान, अच्छी बात है चले, परंतु सरकार करवाए, खुद नहीं करे। फिर इसके बाद इन्होंने योग सिखाओ जी, गीता पढ़ाओ जी, गौ को राष्ट्रीय पशु बनाओ जी। तो इस प्रकार की ये जो काम है ये देश और प्रदेश के साधु संत लोग भी करते हैं, एनजीओ भी करते हैं, परंतु सरकार ने जो काम करने थे उनमें से कोई। आप ये कह रहे हैं सरकार जो काम कर रही है वो साधु संतों के काम कर रही है? सरकार के काम तो होते हैं। मैंने बताया कि जिस प्रकार से बिजली की, पानी की व्यवस्था करना, कानून व्यवस्था में सुधार करना, लोगों को रोजगार देना, जिस प्रकार जीरी की लूट हो रही है इसको लूटना, इस प्रकार के काम होते हैं। मतलब सरकार अपना कर्तव्य भूल चुकी है, आपका ये आरोप है? बिल्कुल, एकदम से सरकार को जो काम करने जब चाहिए। आपकी सरकार थी आपने कौन कौन से काम करवाया? आज से हमने तो हरियाणा प्रदेश की जनता को बहुत सुविधाएं दी। हरियाणा प्रदेश के अंदर फर्स्ट टाइम एक प्रदेश का मुख्यमंत्री 1 बार नहीं 5 बार पूरे हरियाणा प्रदेश की पंचायतों और नगर पालिकाओं को सरकार आपके द्वार में मिल के पूछता है कि बताओ आपकी दिक्कत क्या, आपकी समस्या क्या है, उसको हम हल करने का काम। पूछते तो ये भी हैं।
पूछते तो ये भी मनोहर जी पूछते हैं, अपने घर पे ये लगाते हैं दरबार। घर पे दरबार नहीं उस तरह के नहीं लगाते। और जैसे ही मुख्यमंत्री बने थे सारे पूरे हरियाणा में घूमे थे, दरबार लगाए थे। नहीं, दरबार इनके इस प्रकार के थे कि वहां से कंप्लेंट ले ली, हमारे दरबार लगते थे, हम मौके पे उनको कहते थे कि गांव में क्या चाहिए, पावर हाउस चाहिए मंजूर, बिजली घर चाहिए मंजूर, किसी को चौपाल चाहिए तो मंजूर, रास्ता चाहिए तो मंजूर। हम इस प्रकार के काम किया करते थे। आपकी सरकार दबके से चलती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार जनता के सहयोग से चलती थी, जनता की बनाई हुई थी। चलिए, अशोक अरोड़ा जी अभी चक्रव्यूह के इस घेरे में हैं और अभी और बहुत सारे सवालात बाकी हैं इनसे करना, लेकिन एक छोटा सा हम कॉमर्शियल ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद अरोड़ा साहब से चक्रव्यूह का अगला दौर शुरू करेंगे। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ। आपकी सरकार और आपकी पार्टी, इसके सिर्फ इसको 3 जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, उसमें लोग संज्ञा देते हैं कि ये पार्टी है ABC। A फॉर अजय, B फॉर बिल्लू यानी अभय चौटाला जी, और C फॉर चौटाला। कहानी यहीं से शुरू, यहीं पे खत्म। चक्रव्यूह में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। आज चक्रव्यूह के सवालों के घेरे में हैं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। धन्यवाद। हम बात कर रहे थे आपकी सरकार की। आपकी सरकार आज से 11 साल पहले तक थी, फिर उम्मीद की जा रही थी कि हरियाणा में 5 साल के बाद सत्ता चेंज होगी, आपकी सत्ता लौटेगी, लेकिन लौट आए दोबारा से हुड्डा साहब। अब इतनी ज़्यादा इंटिकम्पेंसी थी, विरोधाभास का वोट कांग्रेस को डला, लेकिन वहाँ भी आपका नंबर नहीं लग पाया और बाजी मार गई भारतीय जनता पार्टी, जो कहीं रेस में दिखाई नहीं दे रही थी। लोग कहते हैं कि आपको लोगों ने इसलिए चांस नहीं दिया क्योंकि जब आपकी सरकार थी आप दबंगई बहुत करते थे। इस प्रकार का आरोप कांग्रेस पार्टी के लोग लगाते थे। हमारी सरकार के समय आप कहीं भी किसी प्रकार का कोई जातीय अनुवाद नहीं था, कोई धार्मिक अनुवाद नहीं था, कोई किडनैपिंग नहीं होती थी। अगर कोई अपराध होता था तो अपराध ट्रेस होता था, मुलजिम पकड़े जाते थे। हरियाणा प्रदेश उन्नति और तरक्की के पथ पे गया था। हरियाणा प्रदेश का वित्तीय ढांचा बहुत अच्छा था। हमारी सरकार अब नहीं आई, ये तो देखो जनता का फैसला होता है, परंतु जहाँ तक हमारी सरकार की उपलब्धियाँ हैं, हमने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। आपकी सरकार और आपकी पार्टी, इसके सिर्फ इसको 3 जो अल्फ़ाबेट हैं इंग्लिश के, उसमें लोग संज्ञा देते हैं कि ये पार्टी है ABC। A फॉर अजय, B फॉर बिल्लू यानी अभय चौटाला जी, और C फॉर चौटाला। इसके अलावा और पार्टी में चौथा कोई व्यक्तित्व नाम की चीज़ नहीं है, सिर्फ ये 3, मतलब इनेलो। कहानी यहीं से शुरू, यहीं पे ख़त्म। नहीं, हमारी पार्टी में हमेशा सामूहिक फैसले होते हैं। अगर ये तीनों की पार्टी होती तो पिछले 11 साल से अशोक अरोड़ा प्रेसिडेंट कैसे होता। आज मैं प्रेसिडेंट के तौर पे काम करता हूँ। पूरी पार्टी में हमारी PAC बनी हुई है, पॉलिटिकल अफेयर कमेटी, उसमें बैठ के सारे डिस्कस होते हैं। स्टेट कार्यकारिणी की मीटिंग में सारे होते हैं, जनता के बीच में हम फैसले लेते हैं। ऐसी बात। चौधरी देवीलाल का कद जो था वो केवल हरियाणा तक सीमित नहीं था, देश भर में लोग उनको चाहते थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे। उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला जी आए जिन्होंने इस पार्टी को संभाला। अब वो जेल में हैं और आरोप भ्रष्टाचार का है। उनके बेटे जो हैं अजय, वो भी जेल में। क्या अभय चौटाला इस पार्टी को आपके साथ मिलकर आगे बढ़ाने में सक्षम है? पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अजय सिंह, उन पे जो आरोप है, उन्होंने नौकरियां लगाई थी और कहीं भी उसमें पैसे का लेन देन साबित नहीं हुआ। ये परिस्थितियां हैं कि किन परिस्थितियों की वजह से आप अपनी बात पूरी तरह शायद समझा नहीं पाए कोर्ट को, परंतु जहाँ तक बात है अभय सिंह जी की, अभय सिंह ने पिछले उनके जेल जाने के बाद 2.5 साल लगातार हमने दोनों ने मिलकर पूरे प्रदेश के अंदर लगातार कार्यकर्ताओं को एकजुट लोग रखा। और आपने 1 नवंबर की रैली देखी। जो लोग हमें ये कहते थे कि ये तो ख़त्म हो गए, इनका तो अस्तित्व खत्म हो जाएगा, 1 नवंबर की रैली के बाद आज उनमें से कोई नहीं बोलता। 1 नवंबर में इतनी बड़ी रैली हुई कि हरियाणा प्रदेश में इससे पहले कभी रैली नहीं हुई। और उस रैली का मतलब है कि संगठन जो है, पार्टी का कार्यकर्ता है, वो पूरी मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है।
1 नवंबर को रैली तो हुई इनेलो की, फूट पड़ गई पंजाब में। वहाँ पे अच्छा खासा गठबंधन चल रहा था श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी का, वो वहाँ पे चले गए और सरकार की उन्होंने मुखालफत कर दी सुखबीर बादल ने। कलेश वहाँ पे पैदा हो गया ये पंजाब ना में। बगैर वजह की भारतीय जनता पार्टी ने बात उछाली है। ये कोई पहली बार नहीं, पिछले विधानसभा चुनाव में भी, इस विधानसभा चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी और हम अलग अलग चुनाव लड़े और अकाली दल ने हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारे साथ मिलके चुनाव लड़ा। पिछली विधानसभा में भी हरियाणा प्रदेश में अकाली दल का एक एमएलए था, अब की बार भी अकाली दल का एक एमएलए है जो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर श्रोमणी अकाली दल जो है वो विपक्ष में है, ना कि सत्ता पक्ष में। लेकिन आप भी पहले तो चाहते यही था कि भाजपा से गठबंधन हो जाए, लेकिन मोदी साहब ने होने नहीं दिया। नहीं, हमारे कोई गठबंधन की बात ही कभी नहीं हुई। हम तो शुरू से लड़ाई लड़ रहे हैं इनके खिलाफ भी, उनके कोई गठबंधन की बात ही नहीं हमारी। गठबंधन हमारे रहे हैं, पहले बहुत बार रहे हैं। कोशिशें तो इस बार भी काफी नहीं, इस बार हमारी तरफ से कोई कोशिश नहीं हुई। उनकी तरफ से बल्कि कई बार महागठबंधन चुनाव से पहले की बात आती थी, हमने कहा महागठबंधन के। ये जो बिहार में रिजल्ट आए हैं, इन रिजल्ट्स को देखकर खुश तो आप भी काफी होंगे। नहीं, बहुत अच्छी बात है कि जो जनता से मोदी साहब ने वादे किए थे, जनता ने उसका हिसाब मांगा। जनता ने कहा कि कहाँ गए हमारे 15-15 लाख रुपए जो खातों में आने थे, कहाँ गया 1 रैंक 1 पेंशन का वादा, कहाँ गया स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने का वादा। जो लोगों से वादे किए थे उन पे ये पूरे नहीं होते, इसलिए जनता ने उनको रास्ता दिखाया। अरोड़ा साहब, अब एक बात तो साफ है, जिस तरीके से जनता ने इनको अपना मत दिया है और यहाँ पे सरकार बनाई है हरियाणा में या लोकसभा में, तो हरियाणा में अभी कम से कम 4 साल तो ये राज करेंगे, ये चीज़ आप मानते हो? तो इस 4 साल के दौरान आप लोगों का रोल क्या रहेगा? देखिए, राजनीति में परिस्थितियां कब बदल जाएं इसके बारे में नहीं आप कह सकते। ठीक है कि 5 साल के लिए इनको चुना है, 5 साल के लिए जो बंसीलाल को भी चुना था, बीच में सरकार टूट गई थी। कई बार हमारी भी सरकार बीच में टूटी है। तो देवीलाल की सरकार 77 में बनी थी, 79 में टूट गई थी। तो ये नहीं कह सकते कि राजनीति में कब सरकार टूट जाए, परंतु हम चाहते हैं कि 4 साल इनके हैं, 4 साल में इन्होंने जनता से जो वादा किया है उसको ये पूरा करें, जनता की हित के काम करें। और जहाँ तक लोकदल की पार्टी की सवाल है, लोकदल पार्टी अगर हरियाणा प्रदेश के हित में ये कोई काम करते हैं, आज हरियाणा प्रदेश की बहुत समस्याएं जो सेंटर से जुड़ी हैं। आज सबसे बड़ी समस्या हमारी SYL की है, जो कोर्ट से हमने केस जीता है उसके बाद भी नहीं बन रही। ये सेंटर में लड़ाई से कहें लड़ाई लड़ें उनके साथ और कहें कि हमारे लिए पानी लाए, तो लोकदल के साथ है। हरियाणा के अलग हाईकोर्ट की बात है, अलग हाईकोर्ट चंडीगढ़ में हमारा बने, ये लड़ाई लड़े इंडियन नेशनल लोकदल के साथ रहेगा। तो जहाँ जहाँ प्रदेश के हित की बात होगी इंडियन नेशनल लोकदल के साथ है, परंतु जहाँ प्रदेश की अनदेखी होगी, हरियाणा प्रदेश की जनता की अनदेखी होगी, तो इंडियन नेशनल लोकदल पूरी तरह से जागरूक होकर विपक्ष की भूमिका निभाकर इन्हें मजबूर करेगा कि आप जनता की हितों। इनेलो जो पार्टी है हरियाणा की पार्टी है और क्षेत्रीय पार्टी है, लेकिन क्योंकि सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल, इनके साथ संबंध आप लोगों के अच्छे हैं, दोस्ताना हैं, घरेलू हैं, तो जो पंजाबी वोट बैंक है वो इनेलो का हमेशा से वोट बैंक वो रहा है, और जिसमें जो क्रेडिट है इन लोगों को भी जाता है। आपकी दोस्ती के कारण वो उस वोट को डाइवर्ट कराते हैं। आपका ताल्लुक भी पंजाबी परिवार से रहा है, अब मुख्यमंत्री जो हैं वो भी पंजाबी परिवार से आते हैं, तो कहीं आपको लगता है कि जो वोट बैंक है पंजाबी वाला वो हरियाणा में खिसक के अब खट्टर साहब के पक्ष में जाए? हरियाणा प्रदेश में कभी भी जाति के ऊपर वोट नहीं पड़े। अच्छा, हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है। ये वाली बात हजम नहीं हो रही नहीं, है। आपको नहीं हो रही है ना। हरियाणा में तो हमेशा ही जाति की राजनीति हुई ये है। कभी नहीं आपने देखा हरियाणा जाट राजनीति के नाम पर ये सिर्फ ना लगातार राजनीति हुई वो है। जो आपकी पार्टी हमेशा जाटों की राजनीति में जो पार्टी, हताश हो चुके लोग हैं, हाँ, जो अपनी जमीन हमेशा खोजना जाटों चाहते की हैं। राजनीति करती आई है नहीं, आपकी नहीं, पार्टी। हमारी पार्टी ने हमेशा कमेरे की राजनीति करी है। कमेरे की कोई जात नहीं ये होती। बातें किताबों में अच्छी लगती है, भाषणों में हमारे अच्छी लगती हैं। कभी जाट की राजनीति नहीं करी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के 10 मंत्री थे, 10 में उन 11वें वो थे, उन समेत सिर्फ 4 मंत्री थे जो जाट थे। और जातियां कितनी हैं? अब मैं सबके बताता हूँ। उसमें मैं और जसविंदर सिंह 2 मंत्री पंजाबी थे, उसमें 2 मंत्री हमारे हरिजन थे, रंगा जी थे और रसाल सिंह जी थे। उसके अंदर गुर्जर भी था, उसके अंदर सैनी भी थे, सारे मंत्री। उसके अंदर ब्राह्मण थे, ब्राह्मण उसमें हमारे पास MLA नहीं था। अच्छा, कितने लोगों को इस बार आपने, अग्रवाल था उसमें, इस बार कितने लोगों को आपने जाटों के अलावा टिकट्स दी थी तकरीबन? जाटों के अलावा? हाँ, जाट के पास तो टिकट 20 थी, 70 जो गैर जाट के पास थे। अभी जो जाटों की राजनीति चल रही है, कुरुक्षेत्र से आपका संबंध है और जाटों
कि मुखालफत का जो झंडा है वो बुलंद कर रखा है राजकुमार सैनी ने। उनके जो विचार हैं उनसे सहमत हैं आप? नहीं, मैं तो देखो बड़ा स्पष्ट इस मामले में हूँ कि जो जातीय जहर घोलने की बात करें, चाहे वो सैनी साहब करें, चाहे वो आवाज सिंह सांगवान करें, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जाटों को आरक्षण मिलना चाहिए। मैं बताता हूँ, आज क्या है कि आज जोत घटी है। आज आपके जो आर्थिक सर्वे आए हैं, सामाजिक सर्वे आए हैं, उसके अंदर गांव में रहने वाले 44% लोग भूमिहीन हैं और उसमें 68% लोग ऐसे हैं जो 1 एकड़ जमीन पे आ गए हैं, चाहे कोई भी जाति है उसमें। तो मेरा मानना ये है कि जो लोग आरक्षण ले रहे हैं, इनके अलावा दूसरी जातियों में जो लोग हैं, मैं तो कहता हूँ आज जो खेती करता है, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो जाट है, चाहे वो पंजाबी है, चाहे वो रोड है, इन सबको आरक्षण मिलना चाहिए। वो आरक्षण जिनको मिल रहा है उनके आरक्षण में छेड़खानी ना करके इनको भी आरक्षण देना चाहिए। और जहाँ तक कानून की बात करते हैं, कानून बनाए जाते हैं। आज भी तमिलनाडु के अंदर आज भी बहुत ही पॉलिटिकली सधा हुआ बयान दिया 69% लोगों को आरक्षण आज भी वहाँ तमिलनाडु में मिल रहा है। तो हरियाणा प्रदेश के अंदर भी मैं कहता हूँ कि इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी तो अभी हमें लग रही है कि जो आर्थिक आधार पे आरक्षण है उस राह पर निकल पड़ी है और संघ की दिशा निर्देश में ये सब कुछ हो रहा है। आपको लगता है कि जो आधार है आरक्षण का वो आने वाले समय में या अब इसकी शुरुआत हो जानी चाहिए? ये तो फिर केंद्र सरकार के पास एक सामाजिक सर्वे आया हुआ है। जब तक वो सामाजिक सर्वे को प्रस्तुत नहीं करते, ये कहना बेईमानी है। मैं आज कहता हूं कि जो लोग आरक्षण ले रहे हैं उनके अलावा दूसरी ऐसी जातियां में तो खासतौर पे जो आज खेती कर रहे हैं, क्योंकि खेती बिल्कुल घाटे का सौदा हो गया है। जो जीरी आज से 20 साल पहले जिस रेट में थी, जीरी पे मत जाइए, हम आज कह रहे हैं कि उससे भी जो नीचे आ गया है। आर्थिक आधार हरियाणा प्रदेश के अंदर भी उन्होंने करना चाहिए कि आर्थिक आधार जो ले रहे हैं उनके अलावा, जैसे पिछली गवर्नमेंट ने 10% रखा था, 10% ऊँटा आर्थिक आधार भी होना चाहिए। बहुत ही सधे हुए पॉलिटिशियन हैं अशोक अरोड़ा जी, इतने आसानी से चक्रव्यूह में फंसने वाले नहीं थे। लेकिन जो जनता है वो जानती है कि जो सवालात हमने पूछे उन सवालात में से कितने सवालात के जवाब इन्होंने ठीक दिए या फिर हमें उन सवालों के जवाब में भटकाने की कोशिश की। इसका फैसला हम नहीं करते, हमेशा आप ही करते हैं। इस बार भी फैसला आप ही करेंगे क्योंकि जनता हैं आप और जनता सब जानती है। अरोड़ा साहब, आपने कीमती समय में से समय निकाला, हमसे बातचीत की, चक्रव्यूह में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत आप कहीं मत जाइए, बने रहिए ईटीवी के साथ क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।